हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 29 है। पार्ट 28 तक हम 560 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 28 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 29 में हम 561 से लेकर के 580 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 561। एक 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार पेंसिल को छीलकर शंकु आकार का कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। उसमें से जो सामग्री छीलकर फेंकी गई उसका आयतन बताइए। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बेलनाकार पेंसिल है जिसका व्यास है 1.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। फिर हमने इस बेलनाकार पेंसिल को छील करके शंकु के आकार का कर दिया है। अब देखिए हमारे पास ये जो शंकु बना है इसकी ऊंचाई भी 1.4 सेंटीमीटर है और इसका जो आधार है उसका व्यास भी 1.2 सेंटीमीटर के बराबर ही है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बेलनाकार पेंसिल थी और अब ये शंकु के आकार की बन गई है। यहाँ पर ये जो बेलन और शंकु की दो आकृति हैं, यहाँ पर इन दोनों की ऊंचाई और व्यास बराबर है। अगर व्यास बराबर है तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब देखिए जब भी किसी बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर होती है तो मैंने आपसे बताया है कि उनके आयतन का जो अंतर होता है वो होता है 2/3 पाई r² h के बराबर। अब हमसे यहाँ पर जो पूछा गया है कि छीलकर फेंकी गई सामग्री का आयतन बताइए, तो यहाँ पर जो सामग्री छील करके फेंकी गई है उसका आयतन भी 2/3 पाई r² h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं वेस्ट, तो वेस्ट बराबर हो जाएगा 2/3 पाई r² h के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास व्यास है 1.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या होती है व्यास का आधा। तो जब हम 1.2 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 0.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है ही। तो यहाँ पर देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 को ऐसे ही रखेंगे, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू है 0.6, तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0.6 गुणा 0.6 और एच की जगह आ जाएगा 1.4। इन सभी की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.056 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 562। एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और पार्क के बीचों बीच कंक्रीट के दो सड़क एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं और शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर हो तब सड़क की चौड़ाई बताइए। जब भी देखिए किसी आयताकार पार्क के बीचों बीच दो सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं तो उस सड़क का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है W ब्रैकेट L प्लस बी माइनस डब्लू के बराबर। यहाँ पर देखिए मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक आयताकार पार्क है। इस पार्क के बीचों बीच दो रास्ते जाते हैं जो एक दूसरे को पार करके बीच में एक चौराहा बनाते हैं। तो देखिए अगर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है हमारे पास W ब्रैकेट L प्लस बी माइनस डब्लू के बराबर। W होती है यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई। अब देखिए रास्ते के अलावा हमें क्वेश्चन में दे रखा है लॉन का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो आयताकार पार्क है इसमें ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये तो हमारे रास्ते हो गए। इसके अलावा ये जो व्हाइट कलर का एरिया रह गया ये होता है हमारा लॉन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए जब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आयताकार पार्क के क्षेत्र में से लॉन के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए पार्क आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर हमें आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है 60 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। तो यहाँ पर देखिए पार्क का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 60 गुणा 40 यानी कि 2400 वर्ग मीटर के बराबर।
अब देखिए हम निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पार्क के क्षेत्रफल में से लॉन के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल है हमारे पास 2400 और लॉन का क्षेत्रफल है 2109। तो यहाँ पर हम 2400 में से 2109 को घटा देंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 291 वर्ग मीटर के बराबर। अब देखिए हमने पीछे रास्ते का क्षेत्रफल पढ़ा है W ब्रैकेट L प्लस बी माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो यहाँ पर हम रास्ते के क्षेत्रफल की जगह उसको रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा W ब्रैकेट L प्लस बी माइनस डब्ल्यू बराबर 291। अब देखिए हमारे पास आयताकार पार्क की लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। तो यहाँ पर हम L की जगह 60 रख देंगे और B की जगह 40 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी W ब्रैकेट 60 प्लस 40 माइनस डब्ल्यू बराबर 291। ब्रैकेट के अंदर 60 और 40 जुड़ करके 100 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी W ब्रैकेट 100 माइनस डब्ल्यू बराबर 291। अब यहाँ पर देखिए हम W की वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम W बराबर 3 रखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 291 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर W की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमसे W की वैल्यू ही पूछी थी, क्योंकि W है हमारे पास रास्ते की चौड़ाई और हमसे रास्ते की चौड़ाई पूछी थी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 563। किसी वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे दो वृत्तों को स्पर्श करता है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 सेंटीमीटर हो तब वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल बताइए। देखिए जब भी हमारे पास चार वृत्त इस तरीके से होते हैं कि एक वृत्त दूसरे दो वृत्तों को स्पर्श करता है तो उनके बीच जो परिबद्ध स्थान होता है उसका क्षेत्रफल होता है 6/7 आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर देखिए मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बीच में एक वर्ग है और इस वर्ग के चारों कोनों पर वृत्त हैं और एक वृत्त दूसरे दो वृत्तों को स्पर्श करता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर के बराबर लेते हैं तो हमारे पास वर्ग की भुजा 2r के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब हम परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं जो आपको बीच में रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के किनारों पर जो चार सेक्टर बन रहे हैं या त्रिज्या खंड बन रहे हैं इनके क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2, वर्ग की भुजा है 2r के बराबर, 2r का वर्ग हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब इसमें से हमें घटाने हैं वर्ग के कोनों पर बने चार त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार कोण हैं ये चारों 90 डिग्री के हैं। तो इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएंगे। अगर ये 360 डिग्री हो गए तो हमारे जो चार सेक्टर हैं, चार त्रिज्या खंड हैं, ये मिलकर के पूरा एक वृत्त बना देंगे। तो इसमें से हम पूरा एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7। ब्रैकेट के अंदर जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाता है 6/7 आर स्क्वायर। इसको हम पीछे भी अच्छे से कवर कर चुके हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एक बात का और ध्यान रखिए, जब हमने वृत्त की त्रिज्या r के बराबर ली थी तो हमारे पास वर्ग की भुजा 2r के बराबर आई है। अब क्वेश्चन में देखिए हमें वर्ग की भुजा दे रखी है 140 सेंटीमीटर। तो अगर वर्ग की भुजा 140 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। हम यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है 6/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हो जाएगी वर्ग की भुजा के आधा। वर्ग की भुजा है 140 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6/7 आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 70 गुणा 70। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 4200 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 564। कंक्रीट के एक बेलनाकार स्तंभ जिसकी तल की परिधि 8.8 मीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 वर्ग मीटर है, वो बनाने में कितनी कंक्रीट लगेगी।
यहाँ पर देखिए हमसे ये पूछा है कि एक बेलनाकार स्तंभ को बनाने में कितनी कंक्रीट लगेगी। तो देखिए एक बेलनाकार स्तंभ को बनाने में उतनी ही कंक्रीट लगेगी जितना उस बेलन का आयतन होता है। तो यहाँ पर हमें इस बेलनाकार स्तंभ का आयतन निकालना है। यहाँ पर देखिए हमें बेलनाकार स्तंभ के तल की परिधि दे रखी है 8.8 मीटर। बेलन का जो आधार होता है या तल होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 8.8 मीटर के। अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 × 22/7 गुणा आर बराबर 8.8। यहाँ से कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 1.4 मीटर। अब देखिए आगे हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 17.6 वर्ग मीटर। अब देखिए हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच बराबर हो जाएगा 17.6 के। यहाँ पर भी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू आई है 1.4, एच ऐसे ही रहेगा, ये बराबर हो जाएगा 17.6 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। अब देखिए हम निकालते हैं बेलन का आयतन। आयतन होता है पाई r² एच। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 1.4, तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1.4 गुणा 1.4 और एच की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेलन का आयतन आ जाएगा 12.32 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 565। एक अर्धगोल कटोरे जिसकी आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है में कुछ तरल पदार्थ है। इस तरल को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंची बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। बताइए इस तरल को बोतलों में भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोतलों की संख्या निकालने के लिए हम एक अर्धगोल कटोरे के आयतन को एक बेलनाकार बोतल के आयतन से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो अर्धगोल कटोरा है इसकी हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा देखिए हमें ना तो इसकी मोटाई दी है ना हमें इसकी बाहरी त्रिज्या दी है। जब भी हमें किसी आकृति की केवल एक ही त्रिज्या दी जाती है तो हम उस आकृति को ठोस आकृति मान करके उसका आयतन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अर्धगोल कटोरा दिया हुआ है हम इसको एक ठोस मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r⁻³ यहाँ पर हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r⁻³ की जगह आ जाएगा 9 × 9 × 9। इसको हमें डिवाइड करना है एक बेलनाकार बोतल के आयतन से। बेलनाकार बोतल बेलन के आकार की होगी। बेलन का आयतन होता है पाई r²h। अब यहाँ पर देखिए हमें व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अगर व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा ऊंचाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक बेलनाकार बोतल का आयतन आ जाएगा पाई r² की जगह आ जाएगा 3/2 गुणा 3/2 और h की जगह आ जाएगा 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बोतलों की संख्या आ जाएगी 54। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 566। एक आयताकार पानी की टंकी 80 मीटर गुणा 40 मीटर है। इसमें 40 वर्ग सेंटीमीटर का पाइप जो खोलने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी भरता है। बताइए टंकी में आधे घंटे में जल स्तर कितना ऊपर होगा। जब भी देखिए हम पाइप से टंकी को भरते हैं तो पानी की मात्रा दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला पाइप के सिरे का क्षेत्रफल और दूसरा पानी की चाल। अब यहाँ पर देखिए हमें पाइप का क्षेत्रफल दे रखा है 40 वर्ग सेंटीमीटर और पानी की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम पानी की मात्रा को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक घंटे में पानी की मात्रा। तो देखिए एक घंटे में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी पाइप के सिरे का क्षेत्रफल। पाइप के सिरे का क्षेत्रफल है 40 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी गुणा कर देंगे पानी की चाल से। पानी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए पाइप के सिरे का जो क्षेत्रफल है इसका मात्रक है वर्ग सेंटीमीटर। ये यहाँ पर सेंटीमीटर में है। और पानी की जो चाल है ये हमको दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे को हमने पहले ही ले लिया तो अब ये रह चुका है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर में है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो देखिए अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। और अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक घंटे में पानी की मात्रा आ जाएगी 40 × 10 × 1000 × 100 घन सेंटीमीटर।
अब देखिए हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है टंकी में आधे घंटे में जल स्तर कितना ऊपर होगा। तो यहाँ पर हमसे आधे घंटे में पूछा गया है। अब हमने पानी की मात्रा निकाली है 1 घंटे में, तो हम क्या करते हैं, इसको आधा करके आधा घंटे में पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटे में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी, यहाँ पर देखिए आप किसी भी एक को आधा कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 40 को आधा कर लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणा 10 गुणा 1000 गुणा 100 घन सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कि जल स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। जल स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा ये निकालने के लिए हम आधे घंटे में पानी की मात्रा को जो आयताकार टंकी है उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए उठा जल स्तर बराबर हो जाएगा आधे घंटे में पानी की मात्रा। आधे घंटे में पानी की मात्रा है 20 गुणा 10 गुणा 1000 गुणा 100। इसको हम डिवाइड करेंगे आयताकार टंकी के क्षेत्रफल से। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर 80 गुणा 40 आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर 80 मीटर और 40 मीटर है, तो यहाँ पर हम इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 गुणा 100 गुणा 40 गुणा 100। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमारे पास उठा जल स्तर आ जाएगा 5/8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 567। एक वर्ग और एक समचतुर्भुज इस प्रकार बनाए गए हैं कि वर्ग और चतुर्भुज के सभी शीर्ष 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर हैं। वर्ग और चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज इस प्रकार बनाए गए हैं कि वर्ग और चतुर्भुज के सभी शीर्ष 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, दो वृत्त बना लेते हैं जिनकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो वृत्त आ जाते हैं। अब एक वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बना लेते हैं और दूसरे वृत्त के अंदर हम एक षटभुज बना लेते हैं। अब देखिए अगर हम पहली वाली आकृति में वर्ग का विकर्ण मिला देते हैं तो ये वृत्त के व्यास के बराबर हो जाता है, और दूसरी वाली आकृति में अगर हम दो त्रिज्याएं खींच लेते हैं तो हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। अब देखिए पहली वाली आकृति में जो हमारा विकर्ण बना है ये वृत्त के व्यास के बराबर है, तो ये 2r के बराबर हो जाएगा। और दूसरी वाली आकृति में हमने दो त्रिज्याएं खींची हैं और हमें त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ पर यह r के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है वर्ग और चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पर देखिए जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण है 2r, 2r का वर्ग हो जाएगा 4r स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। इसके बाद हम निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 6 गुणा करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर a की जगह r आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ से इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 4/3 तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 568। किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 हो तो बेलन का आयतन क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, यानी कि हमें बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ना तो हमें त्रिज्या दी हुई है ना हमें ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए हम पहले त्रिज्या और ऊंचाई निकालते हैं। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा हुआ है कि किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। इसके आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 हो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दे रखी है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 231 वर्ग सेंटीमीटर। 231 का जब हम 2/3 भाग निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं 2 पाई आर एच बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए पहली लाइन में जो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 231, हम इसको भी लिख लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अगर हम 2 पाई आर की ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 231।
अब देखिए ऊपर हमारे पास 2πRh की वैल्यू है 154, तो हम 2πRh की जगह 154 रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 154 प्लस 2πr² बराबर 231। 154 को हम दूसरी साइड भेज देंगे और पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 गुणा 22/7 गुणा r² बराबर 231 में से 154 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए r की वैल्यू हम सबसे ऊपर 2πRh वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह आ जाएगा 7/2 गुणा h बराबर 154। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r²h। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, r² की जगह आ जाएगा 7/2 गुणा 7/2 और h की जगह आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बेलन का आयतन आ जाएगा 269.5 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने r की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर निकाली थी, इसके बाद जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है 2πRh बराबर 154, यहाँ से अगर हम 2 को डिवाइड में भेज देंगे 154 के, तो हमारे पास पाई RH की वैल्यू आ जाएगी 77। अब देखिए अगर हम आयतन निकालते हैं तो आयतन होता है पाई r²h। अब देखिए इस इक्वेशन में एक r की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पर हम इसमें अगर r की गुणा कर लेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास आ जाएगा पाई r²h। दूसरी साइड हम r की वैल्यू रख लेंगे 7/2, तो हमारे पास आ जाएगा 77 गुणा 7/2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आयतन आ जाएगा 269.5 घन सेंटीमीटर। इस तरह का देखिए एक और पीछे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 564। वहाँ पर ये मैंने आपको दूसरा वाला शॉर्ट मेथड नहीं बताया है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई करके देखिए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 569। किसी लंब वृत्ताकार शंकु के छिन्नक के पार्श्वी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास 4 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए हमें छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हमें पता है छिन्नक का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाई कैपिटल R² बराबर 16 पाई। यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा देखिए आगे क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि ऊपरी सतह का व्यास 4 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर ये स्मॉल r बराबर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर के। इसके अलावा तिरछी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई को हम लेते हैं l। अब देखिए हम लगा देते हैं पार्श्वी सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। पार्श्वी सतह क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में लिखते हैं LSA। तो छिन्नक का LSA होता है पाई l ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमारे चार ऑप्शंस में पाई आ रहा है। l की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो l की जगह आ जाएगा 6 ब्रैकेट कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाली है 4 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R की जगह आ जाएगा 4 और स्मॉल r की वैल्यू हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r की जगह आ जाएगा 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास छिन्नक का लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 570। एक गोलक का व्यास एक दूसरे गोलक के व्यास से दुगना है। पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है। पहले गोलक की त्रिज्या का आकार बताइए। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा हुआ है कि एक गोलक का व्यास एक दूसरे गोलक के व्यास से दोगुना है। यहाँ पर देखिए हमें व्यास का अनुपात दे रखा है। मैंने आपसे बताया है कि जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है। तो यहाँ पर अगर हमसे ये कहा हुआ है कि एक गोलक का व्यास एक दूसरे गोलक के व्यास से दोगुना है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक गोलक की त्रिज्या एक दूसरे गोलक की त्रिज्या से दोगुनी है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर दो गोले बना लेते हैं। अब हमसे कहा हुआ है कि एक गोलक की त्रिज्या दूसरे गोलक की त्रिज्या से दोगुनी है। यहाँ पर कंपेयर की गई है दूसरे वाले गोलक से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे गोले की त्रिज्या को अगर r के बराबर ले लेते हैं तो पहले वाले गोले की त्रिज्या हो जाएगी 2r के बराबर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इनका व्यास निकालेंगे तो दूसरे वाले गोले का व्यास हो जाएगा 2r के बराबर और पहले वाले गोले का व्यास हो जाएगा 4r के बराबर। तो यहाँ पर जो अनुपात त्रिज्या का है वही व्यास का भी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3।
तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमें पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया है 4πr²। आर की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2r का स्क्वायर, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या है 2r। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 4π×4r²। 2r का वर्ग 4r² हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन है 4/3 πr⁴। यहाँ पर r⁴ ही रहेगा, क्योंकि दूसरे वाले गोले की त्रिज्या r ही है। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है पहले गोले की त्रिज्या का आकार बताइए। पहले गोले की त्रिज्या है 2r के बराबर और r की वैल्यू आई है 12 के बराबर। तो यहाँ पर पहले गोले की त्रिज्या हो जाएगी 24 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 571। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है, आइसक्रीम से भरा है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाता है। इन शंकुओं का शीर्ष भाग अर्धगोला है। बताइए उस आइसक्रीम से भरे जाने वाले कितने शंकु बनेंगे। यहाँ पर देखिए आइसक्रीम से भरे हुए शंकुओं की संख्या निकालने के लिए हम बेलन के आयतन को शंकु और उसके ऊपर बने अर्धगोल भाग के आयतन के योग से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर निकालते हैं पहले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। अब यहाँ पर देखिए हमें शंकु का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। और इसके अलावा हमें शंकु की ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू हो जाएगी 12। तो यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3πr² की जगह आ जाएगा 7/2 गुणा 7/2 और h की जगह आ जाएगा 12। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक शंकु का आयतन आ जाएगा 49π। अब देखिए हम निकालते हैं इसके ऊपर रखे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr⁴। यहाँ पर देखिए जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या भी 7/2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्धगोले का आयतन आ जाएगा 2/3π गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अर्धगोले का आयतन आ जाएगा 343π/12। अब हम निकालेंगे आइसक्रीम से भरे हुए शंकुओं की संख्या। आइसक्रीम से भरे हुए शंकुओं की संख्या निकालने के लिए हम पहले बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या की जगह हमें व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अगर व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा हमें ऊंचाई दे रखी है 38 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई गुणा r² की जगह आ जाएगा 21/2 गुणा 21/2 और h की जगह आ जाएगा 38। इसको हम डिवाइड कर देंगे शंकु और अर्धगोले के आयतन के योग से। तो यहाँ पर आ जाएगा 49π प्लस 343π/12। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आइसक्रीम से भरे हुए शंकुओं की संख्या आ जाएगी 54। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 572। किसी लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तैयार किए गए उस नए घन का किनारा बताइए। यहाँ पर देखिए लोहे के 3 घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस बड़े घन का आयतन इन 3 घनों के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए जो बड़ा घन बनाया जा रहा है इसकी हम भुजा ले लेते हैं कैपिटल A के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इस बड़े घन का आयतन निकालेंगे तो बड़े घन का आयतन हो जाएगा कैपिटल A⁴। ये बराबर हो जाएगा इन छोटे घनों के आयतन के। यहाँ पर देखिए जो छोटा वाला घन है जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3। 6 का घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। इसी तरह से जब हम 8 का घन करेंगे तो हमारे पास दूसरे घन का आयतन आ जाएगा 512। और जब हम तीसरे घन का आयतन निकालेंगे तो हम 10 का घन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। 216, 512 और 1000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1728। दोनों साइड का जब हम घनमूल लेंगे तो हमारे पास बड़े घन की भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 573। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 68 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों की परिसीमाओं द्वारा परिबद्ध की गई बंद आकृति का क्षेत्रफल बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इन दोनों वृत्तों की परिसीमाओं या परिधि द्वारा परिबद्ध की गई आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ पर अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R लें और छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r लें तो यहाँ पर परिबद्ध भाग आ जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है पाई ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में आ जाता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई। एक ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ तक देखिए मैंने जो आपको बॉल करके बताया है आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 68 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कैपिटल आर की जगह रख देंगे 68 और स्मॉल आर की जगह रख देंगे 22। तो हमारे पास आ जाएगा पाई 68 प्लस 22 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 68 माइनस 22। 68 और 22 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। 68 में से 22 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4140 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 574। एक गोलक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई गई, उस तार की लंबाई बताइए। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम एक गोले को पिघला करके तार बना रहे हैं। तार होता है हमारा बेलन के आकार का, तो यहाँ पर गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर हमसे तार की लंबाई पूछी है तो यहाँ पर हम बेलन के आयतन को पहले लिख देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें यहाँ पर त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0.2 गुणा 0.2 और ऊंचाई को हम ऐसे ही ले लेंगे क्योंकि हमसे तार की लंबाई पूछी है। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3 की जगह आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 7200 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये मीटर में हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 7200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 72 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 575। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को शुरू में ही सही कर लीजिए। यहाँ पर कर लीजिए एक समलंब ए बी सी डी में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक समलंब ए बी सी डी में ए बी और डी सी समानांतर किनारे हैं और कोण ए डी सी बराबर 90 अंश। यदि ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 40 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी 41 सेंटीमीटर है तो उस समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, तो हम यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। इस समलंब की ए बी भुजा दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर और सी डी भुजा दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ए बी को ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर और सी डी को ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें कोण ए डी सी दिया हुआ है 90 अंश, तो हम यहाँ पर कोण डी को ले लेते हैं 90 अंश का। इसके अलावा देखिए हमें विकर्ण AC की लंबाई दे रखी है 41 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर A और C को मिला देते हैं और AC को ले लेते हैं 41 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस समलंब ABCD का क्षेत्रफल बताना है। समलंब ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए समानांतर भुजाएं हैं AB और CD। यहाँ पर हमारे पास AB की लंबाई भी है 15 सेंटीमीटर और CD की लंबाई भी है 40 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी मिल जाए यानी कि AD की लंबाई मिल जाए तो हम यहाँ पर समलंब ABCD का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप त्रिभुज ADC को देखें तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण D हमको 90 अंश का दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए एक भुजा आ रही है 41 सेंटीमीटर और एक भुजा आ रही है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए AD की लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पर देखिए आप ये सोचेंगे कि मैंने इतनी जल्दी ये कैसे कैलकुलेट कर ली कि यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए आप एक रूल समझिए ट्रिपलेट का। यहाँ पर देखिए जैसे हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5, इसमें आप सबसे छोटी भुजा लीजिए 3 सेंटीमीटर। अब ये जो 3 है इसका आप वर्ग करिए, 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 9 आया है इसको आप दो क्रमागत संख्याओं में डिवाइड करिए। तो 9 को अगर आप दो क्रमागत संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो संख्याएं आ जाएंगी 4 और 5। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट आएगा वो आ जाएगा 3 4 और 5। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक और संख्या ले लीजिए। यहाँ पर हम इस बार 5 को ले लेते हैं। 5 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25।
25 को आप फिर से दो क्रमागत संख्याओं में डिवाइड करिए। तो हमारे पास दो क्रमागत संख्याएं आ जाएंगी 12 और 13। तो हमने 5, 12, 13 का भी ट्रिपलेट पढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम 5 की जगह 7 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का वर्ग, 7 का वर्ग आ जाएगा 49। 49 को हम फिर से दो भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और 25। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ट्रिपलेट आएगा वो आ जाएगा 7, 24 और 25। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो क्रमागत भुजाएं आती हैं। ये ही दो क्रमागत भुजाएं हमारे पास आ रही थी 40 और 41। तो जब 40 और 41 आई तो मैं समझ गया कि यहाँ पर ये ट्रिपलेट अप्लाई होने हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। 81 को आप दो भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 और 41 ही आने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एडी की लंबाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान रखिए, ये जो ट्रिपलेट बनाने का रूल मैंने आपको बताया है ये केवल विषम संख्याओं पर ही अप्लाई होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3, 5, 7 और 9 ली हैं। यहाँ पर हमने 2, 4, 6, 8 संख्याएं नहीं ली हैं क्योंकि ये उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एडी की लंबाई आ गई 9 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हमारे पास एडी की लंबाई आ गई है तो हम यहाँ पर समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है एडी। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। समानांतर भुजाएं हैं 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 + 15 गुणा ऊंचाई की जगह आ जाएगा 9। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा 247.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 576। एक समचतुर्भुज का एक किनारा 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। अब देखिए इसका एक किनारा दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके दोनों विकर्णों को मिला लेते हैं। तो हम यहाँ पर ए और सी को मिला लेते हैं और बी और डी को मिला लेते हैं। जिस बिंदु पर ए सी और बी डी काटते हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं ओ के बराबर। अब देखिए हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो ओ बिंदु लिया है ये हमारा 90 डिग्री का कोण भी है। अब देखिए हमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर AO की लंबाई 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा हमें एक किनारा 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है तो हम यहाँ पर AB की लंबाई ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम त्रिभुज देखें AOB, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि कोण O हमारा 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3, 4, 5 ट्रिपलेट का 2 गुना कर देंगे तो 3 का 2 गुना हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है, 4 का 2 गुना हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम BO की लंबाई ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और 5 का 2 गुना हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ ही रहा है। अब देखिए हमारे पास समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आ चुके हैं। अब अगर हमारे पास दोनों विकर्ण आ चुके हैं तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणा D2। यहाँ पर हमारे पास पहला विकर्ण है 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए BO की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, अगर BD की लंबाई निकालेंगे तो हम 8 का 2 गुना कर देंगे तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 577। एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से 7,700 रुपये आती है। उसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 1 रुपये 20 पैसे मीटर की दर से क्या आएगी। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा हुआ है कि एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से 7,700 रुपये आती है। यहाँ पर देखिए हमें जो लागत दे रखी है वो दे रखी है 50 पैसे वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर को समतल करने की लागत है 50 पैसे। इसको अगर हम पलट करके बोलेंगे तो इसको लिखा जाएगा 50 पैसे खर्च होते हैं एक वर्ग मीटर को समतल करने में। अब यहाँ पर देखिए हम इसको 2 गुना कर देते हैं तो 50 पैसे के 2 गुने हो जाएंगे 100 पैसे। तो 100 पैसे खर्च होंगे 2 मीटर स्क्वायर को समतल करने में। अब देखिए 100 पैसे बराबर होते हैं 1 रुपए के, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 रुपया खर्च होता है 2 मीटर स्क्वायर को समतल करने में। अब देखिए हमें दे रखे हैं 7,700 रुपये, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा अगर 7,700 से कर देंगे तो हमारे पास 7,700 रुपये खर्च होंगे 2 गुणा 7,700 मीटर स्क्वायर को समतल करने में।
2 और 7700 गुणा करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 15400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर बराबर कर देंगे 15400 के। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15400 के। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर। अब हम निकालेंगे परिधि, क्योंकि हमें चारों ओर बाड़ लगानी है। तो देखिए परिधि होती है 2 पाई आर। 2 को ऐसे ही रखेंगे, पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमने निकाली है 70। तो यहाँ से देखिए परिधि आ जाएगी 440 मीटर। अब हमें 1 मीटर का खर्च दे रखा है 1.20 रुपये। अब हमारे पास आ रहे हैं 440 मीटर, तो 440 के हम गुणा कर देंगे 1.2 से। तो यहाँ पर देखिए खर्च बराबर हो जाएगा 440 गुणा 1.2 यानी कि 528 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 578। 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर बीमा वाली एक आयताकार शीट के 4 किनारे हैं। उसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग चारों किनारों से काटकर एक बॉक्स बनाया गया है। उस बॉक्स का आयतन बताइए। यहाँ पर देखिए हमें एक आयताकार शीट दी हुई है जिसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा गया है कि उसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग चारों किनारों से काटकर एक बॉक्स बनाया गया है। अब देखिए अगर हम चारों साइड से 2-2 सेंटीमीटर कट करेंगे तो जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर लंबाई थी उसमें से दोनों साइड से 2-2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो हमारे पास बॉक्स की लंबाई रह जाएगी 21 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो चौड़ाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, इसमें से भी दोनों साइड से 2-2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो हमारे पास बॉक्स की चौड़ाई रह जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने ये जो 2-2 सेंटीमीटर कट किया है, हम इसको ऊपर की साइड खड़ा कर देंगे तो हमारे पास बॉक्स की ऊंचाई आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछा है बॉक्स का आयतन। बॉक्स का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर हमारे पास लंबाई है 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणा 16 गुणा 2। इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास बॉक्स का आयतन आ जाएगा 672 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 589। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से 4 सेंटीमीटर और 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। उस बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। यहाँ पर देखिए हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर बराबर टोटल सरफेस एरिया। एच की वैल्यू हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हम एच की जगह 4 लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट 4 प्लस आर इक्वल टू 8 पाई। यहाँ से 2 पाई से 8 पाई कट कर लेंगे 4 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस 4 आर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आई है तो वो इक्वेशन हमने दो तरीके से सॉल्व की है। पहले तरीके में तो हम r की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम r की वैल्यू को पुट करेंगे तो अगर हमें आर स्क्वायर प्लस 4 आर माइनस 4 की वैल्यू अगर 0 मिल जाएगी तो वो r की वैल्यू हमारी सही हो जाएगी। या फिर दूसरे तरीके में हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना तो पहला तरीका अप्लाई होता है ना यहाँ पर दूसरा तरीका अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम अप्लाई करेंगे तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू वो होती है जो यहाँ पर आर स्क्वायर का गुणांक होती है। आर स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। बी की वैल्यू होती है आर का गुणांक। आर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर 4 के बराबर। और सी की वैल्यू होती है इसके अलावा जो रह गया। इसके अलावा देखिए हमारे पास है -4। यहाँ पर आप इसको केवल 4 मत लीजिए, ये -4 है। अब देखिए हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए r बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। अब यहाँ पर देखिए हम ए बी सी की वैल्यूज को पुट करके r की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है 4, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -4। -4 की जब हम गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +16। 16 और 16 जुड़ करके हो जाएंगे 32। 32 को हम 16 गुणा 2 लिख लेंगे। 16 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -4 प्लस -4 अंडर रूट 2 बटे 2। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट -2 प्लस -2 अंडर रूट 2 बटे 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस -2 अंडर रूट 2।
अब देखिए यहाँ पर आपको ये बीच में जो प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसको अलग करके आर की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर की पहली वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर हम एक बार प्लस को ले लेते हैं और इस बार हम माइनस को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2 अंडर रूट 2। अब देखिए इसके आगे हम देखेंगे अपने ऑप्शंस कि कौन से ऑप्शन में हमारी आर की वैल्यू मैच हो रही है। यहाँ पर देखिए हमने जो आर की वैल्यूज ये दो निकाली हैं, इन दोनों में ही 2 अंडर रूट 2 आ रहा है। और अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे पहले ऑप्शन में ही केवल 2 अंडर रूट 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 2 अंडर रूट 2 आ रहा है ये प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो आर की पहली वैल्यू निकाली है -2 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसमें 2 अंडर रूट 2 प्लस का है, दूसरे वाले में तो माइनस का है। इसका मतलब ये हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको पलट करके ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 - 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 580। एक पिरामिड जिसका तल समबाहुभुज है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके तल का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पार्श्वीय फलकों की संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में हमें पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 340 वर्ग सेंटीमीटर। हमें पता है किसी भी पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ये लिखा जाएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर लिटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिटरल सरफेस एरिया है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सरफेस का एरिया निकाल करके उसकी गुणा कर देते हैं सरफेस की संख्या से। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर और हमें ये नहीं पता है कि फलक कितने हैं, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे n से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया की जगह आ जाएगा 340, लिटरल सरफेस एरिया की जगह आ जाएगा n गुणा 30। n हो जाएगा यहाँ पर फलकों की संख्या प्लस आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पार्श्वीय फलकों की संख्या आ जाएगी 8। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।